ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 35। ठीक है, ये हमारा लास्ट केस सिनेरियो है, तो इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। और शायद हो सकता है कि ऐसा केस सिनेरियो हमने पहले भी देखा हो। ठीक है, और नेवरदलेस अगर देखा भी हो तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोरोली रीड मार लेते हैं, जितने जितना अपन मार सकते हैं। तो अर्पण फिल्म्स लिमिटेड इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए मूवीज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोई मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर है अर्पण फिल्म्स लिमिटेड, वेस्ट बंगाल के अंदर। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट। कंपनी का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, एंड ऑपरेट थ्रू मल्टीपल सब्सिडरीज। ये भाई इसके पास बहुत सारी सब्सिडरीज है, अर्पण लिमिटेड के पास बहुत सारी सब्सिडरीज है ना। एट द कंसोलिडेटेड लेवल, मेजर ऑपरेटिंग सेगमेंट कंप्राइज ऑफ मूवी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसके जो मेजर सेगमेंट्स क्या क्या कंप्राइज करते हैं? मूवी डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग टी फ्रॉम सेल्फ फाउंड टी गार्डन्स एट आसाम। आसाम के अंदर भाई के टी के गार्डन्स हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, जमीनों का धंधा चलता है एकदम। ठीक है, भूमाफिया। एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप एंटिटीज, स्टार्टअप एंटिटीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता है बंदा। ठीक है, स्टार्टअप एंटिटीज पता है किसको बोलते हैं? अगर नहीं पता हो ना तो एएफएम के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप एंटिटीज वो होती है जो स्टार्ट हुई है और अभी तक उसको 10 ईयर्स नहीं हुए है ना। तो स्टार्ट होने के 10 ईयर्स तक एंटिटी को अपन स्टार्टअप एंटिटी ही बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एएफएम में तो। The group was founded jointly by Mr. Rishu and Mr. Prashant, a old confidant of Mr. Rishu, मतलब कोई तो दोस्त रहा होगा। ठीक है, तो जो ये ग्रुप बनाया है किसने बनाया? मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रसाद ने मिलके। ठीक है, फिर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ऋषु मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एक्सपायर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि मिस्टर ऋषु का एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गया बंदा। मिस्टर प्रशांत ने ही ठुकवाया होगा इसको, क्योंकि भाई साहब बिजनेस पूरा हाथों में आ जाएगा। His untimely death rattled the entire group and disrupted the business operation। भाई साहब की अचानक मौत होने के कारण इसका जो ग्रुप था ना पूरा हिल गया एकदम। ठीक है, और इसके बिजनेस ऑपरेशन पे काफ़ी अच्छा फर्क पड़ गया। बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप, द बोर्ड ऑफ द पेरेंट कंपनी डिसाइडेड टू इंडक्ट हिज सन। जो बोर्ड ऑफ द कंपनी था ना, पेरेंट कंपनी, वो उसने क्या बोला है कि काम करो, अब ये नहीं रहा है तो इसके बेटे को फटाफट लेके आ जाओ अपने को, एस एन मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे उसको अपन। मिस्टर विष्णु, एस एन एमडी ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड द ग्रुप। जो तो इसको अपन एमडी बनाएंगे, किसको? मिस्टर ऋषु के बेटे को। किसका एमडी बनाएंगे? पेरेंट कंपनी का और पूरे ग्रुप का। ठीक है, द अपॉइंट ऑफ द अरे एक मिनट, ओके, ठीक है, हो गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विष्णु इनरेज्ड मिस्टर प्रशांत। ठीक है, मतलब जो अपॉइंटमेंट था मिस्टर विष्णु का खटक गया मिस्टर प्रशांत को। एंड ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन ऑफ, अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर enraged Mr. Prashant and he filed an application of operation of mismanagement with NCLT। ठीक है, तो भाई ने NCLT में एप्लीकेशन डाल दी कि भी ऑपरेशन सही नहीं हो रहे। एंड अलेजिंग वेरियस रॉन्ग डूइंग्स, बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स बता दी, इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो भी इन अप्रोप्रिएट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चल रहे थे। सिपोकनिंग ऑफ फंड्स थ्रू कनेक्टेड एंटिटीज, मतलब कुछ ना कुछ लेन देन चल रहा था, देखिए ऊपर नीचे। एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रखा है, सारी चीज़ें बता दी भाई ने एकदम गुस्से में आके। मेरे को एमडी नहीं बनाया और उसके लौंडे को एमडी क्यों बना दिया? ऐसा ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं मन में कंसर्न। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशन। ठीक है, तो इस एलिगेशन की ग्रेविटी के बेस पे द एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ अ पेरेंट कंपनी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, तो इस एलिगेशन के बेस पे जो पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर था उसने क्या किया? रेजिग्नेशन दे दिया। द बोर्ड अपॉइंटेड, बोर्ड ने किसको अपॉइंट किया? शुभ एंड लाभ एलएलपी एज ए न्यू ऑडिटर। तो बोर्ड ने न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, किसको? शुभ एंड लाभ को, एलएलपी, शुभ एंड लाभ एलएलपी को। शुभ एंड लाभ एलएलपी इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर ओवर द फोन एंड एक्सेप्टेड द अपॉइंटेड। शुभ एंड लाभ एलएलपी ने क्या किया? प्रीवियस ऑडिटर को फोन पे बात करी कि हाँ भैया हमने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और ठीक है
फालतू ऐसे टांग वांग अड़ाना मत, नहीं तो मैं आगे टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे उसने फ़ोन पे बोल दिया, तो सामने वाला बोले ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप ऑडिट, मेरे को नहीं करनी थी। आफ्टर 5 months शुभ एंड लाभ एलएलपी सेंट एन ईमेल टू प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, 5 महीने बाद उनको लगा कि वाह यार, एक रिटर्न कंफर्मेशन भी मतलब एक मेल हो जाए तो ठीक रहेगा ना यार, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एज एन प्रोफेशनल courtesy stating that appointment was for the auditor। ठीक है, मतलब कि हमने एज एन ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। एंड प्रीवियस ऑडिटर रिप्लाई बाय स्टेटिंग रिसीव्ड। ठीक है, अब भाई को पहले ही धमकी मिल गई थी टांगे टूटने की, तो भाई ने डिक्लेयर ठीक है रिसीव्ड हो गया है, और क्या ही मैं एक्सेप्टेंस दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने केस स्टडी पढ़ी। अब इससे रिलेटेड अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस इज शुभ एंड लाभ एलएलपी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ अर्पण फिल्म्स लिमिटेड। तो देखो गिल्टी है, ये बात तो कंफर्म है। अब है ना, गिल्टी है तो गिल्टी कैसे है, जैसे यस, यस वाले तो सारे ही हैं। ठीक है, तो यस से आगे बढ़कर देखते हैं। द ईमेल रिस्पॉन्स टू प्रीवियस डज नॉट इंक्लूड अ रीजन फॉर देयर रेजिग्नेशन। ऐसा कुछ नहीं है ना। एक्सेप्टेंस में अपन है ना, एक्सेप्टेंस में सामने वाला अपने को रीज़न नहीं देता। प्रीडिसीजर ऑडिटर जो भी गया, जाने वाला ऑडिटर है ना, वो रीज़न नहीं देगा रेजिग्नेशन के। ठीक है, वो खाली एक्सेप्टेंस देगा कि मतलब एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लो या मत करो, वो अपना कंसर्न बता देगा, बाकी और कोई मतलब नहीं है। वो भी बताएगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा, हाँ ना में जवाब दे देगा। अपन बोलेंगे ना कि हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली है, वो बोल देगा ठीक है, मेरा कोई पिछला लेन देन बाकी है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, Sub and Love are guilty of professional misconduct. ठीक है, as the matter of professional conduct, Sub and Love should have intimated its appointment of auditor to the previous auditor तो रजिस्टर्ड पोस्ट। देखो रजिस्टर्ड पोस्ट से तो देना रहता है, वो बात तो आपकी मानी, लेकिन ये है ना पहले देना रहता है। और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, देखो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हैं और ईमेल से भी दे सकते हैं। तो अब आप ये बोल रहे हो कि रजिस्टर्ड पोस्ट से देना था ईमेल की जगह, तो ये गलत है। ईमेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं। इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट शुभ एंड लाभ शुड नॉट हैव इंटीमेटेड इट्स अपॉइंटमेंट बाय टेलीफोन। वैसा वो टेलीफोन से बात नहीं कर सकते थे, तो ठीक है ना यार। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ही खतरनाक तरीके से लिख रखा है इन्होंने। यस, शुभ एंड लाभ आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल courtesy, Sub and Labh should have communicated to the predecessor auditor via email before accepting appointment। मतलब किसी भी अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले अपने को क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर से बात कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, है ना, एज एन हेल्थी प्रैक्टिस। मतलब ऑडिट के अंदर तो ये कंपलसरीली है, और कुछ दूसरे एंगेजमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए भी एज एन हेल्थी प्रैक्टिस अपने को बता रखा है कि अपन को प्रीवियस ऑडिटर से बात कर लेनी चाहिए, है ना। ठीक बात है। फिर आ जाते हैं ऊपर, अभी केस स्टडी अपनी पढ़नी बाकी है। ओके, चेंज द कलर, can't। टू डील विद दिस एलिगेशन द बोर्ड ऑफ द पेरेंट कंपनी इनिशिएटेड ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जब जब ये सामने आया, ये है ना, तो इसको कवर करने के लिए पेरेंट कंपनी ने क्या है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, कवरिंग ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सेगमेंट थ्रू एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म के थ्रू एक इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, है ना। द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सिग्निफिकेंटली डिलेड द सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर ऑफ पेरेंट कंपनी। ठीक है, जो कंक्लूजन था इन्वेस्टिगेशन का, उसकी वजह से क्या सिग्निफिकेंट डिले जो हो रहा है सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबमिशन में डिले हो रहा है पेरेंट कंपनी के। द आउटकम ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट ने या पेरेंट कंपनी ने जो करवाई है, उसके कुछ फॉलोइंग आउटकम्स हैं। ठीक है, तो कुछ मैटर्स हमारे सामने आए हैं उस इन्वेस्टिगेशन के, मैटर 1, मैटर 2, मैटर 3। अब अपन मैटर्स को कंसिडर करके चलते हैं। मैटर नंबर 1, नील लिमिटेड ए सब्सिडरी ऑफ ए इन द रियल ईस्टेट आर्म ऑफ ए ग्रुप। देखो नील लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है, किस में है, भूमाफिया, मतलब भूमाफिया यानी कि जमीनों के धंधे में। एंड हैज सिग्निफिकेंट रिसीवेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपी। भाई साहब
इसके पास सिग्निफिकेंट मतलब बहुत सारे हाई लेवल के रिसीवेबल्स हैं, इनके इसकी बुक्स के अंदर डेटर्स पड़े हुए हैं ना, सीधी बात तो ये, ठीक है। वेरियस पार्टनरशिप फॉर्म्स और एलएलपी से द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट दिस एडवांसेस हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन डिकेड, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, मतलब मोर देन डिकेड, 10 सालों से भी ज़्यादा के रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं अभी तक। वर गिवन फॉर द परचेस ऑफ लैंड, जो पैसा अपन ने क्या है ना कि एज एन परचेस ऑफ लैंड के लिए अपन ने किसी को दिया था, सामने वाला लेके भग गया, देखिए। फर्दर द आइडेंटिटी of these entities could not be traced as no PAN and GST details were available। देखो 10-10 20-20 साल पहले थी तो उनके ना तो जीएसटी मिले थे, तब तो आए नहीं थे जीएसटी, उनका ना कोई पैन नंबर मिला, नहीं वो कंपनी अब गायब हो रखी है और अपने को कोई मिल नहीं रहा है विद द सब्सिडरी कंपनी, इनके सब्सिडरी कंपनी के पास कोई डिटेल्स नहीं है उसके जीएसटी की, उसके पैन की। एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट दिस एंटिटीज प्रूव्ड फ्यूटाइल, मतलब फ्यूटाइल यानी कहीं ना कहीं फेलियर होगा। It was also noted that the auditor of NIL Limited had already completed the audit under the Companies Act 2013। नील लिमिटेड का जो ऑडिटर था उसने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट कर दिए, नील लिमिटेड सब्सिडरी के ऑडिटर ने ऑडिट कर दिए, जिसका नाम क्या था, हेमंत एंड मन्ना एलएलपी, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ नील लिमिटेड इन्फॉर्म्ड द इन्वेस्टिगेटर दैट इन देयर व्यू द एलिगेशन डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नील लिमिटेड। ऑडिटर जो था नील लिमिटेड का, वो इन्फॉर्म कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को कि उसके हिसाब से, नील लिमिटेड के ऑडिटर के हिसाब से जो एलिगेशन लगे हैं वो कोई ना मटेरियल इफेक्ट नहीं डालते हैं, मतलब इफेक्ट नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते हैं नील लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड अकॉर्डिंगली हैव इशूड द अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए करंट ईयर। जो सब्सिडरी नील लिमिटेड का जो ऑडिटर है तो उसने उसके हिसाब से क्या किया है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिए कि भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उन चीज़ों से जो आप बता रहे हो ना कि एक 10 मतलब एक डिकेड से बाकी है, तो भी कोई मतलब नहीं उसका। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वर एडोप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट गई है वो एक्सेप्ट हो गई है शेयर होल्डर्स इन द एजीएम, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग शायद अपने सेकेंड एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं। Since the subsidiary of NIL Limited were already audited by other auditor, whether Shubh and Labh Limited, अरे यार, ठीक है, whether Shubh and Labh Limited have to compulsorily rely on the financial statement of audit report of the auditor। देखो compulsorily rely करने की बात ही नहीं है ना, ये compulsorily वर्ड हटाना चाहिए, देखो while auditing the consolidated financial statement, ठीक है। तो क्या शुभ और लाभ जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर बनेंगे, जब सीएफएस बनाएंगे, तो क्या उसको सब्सिडरी का जो ऑडिटर था उसकी बातों को कंपलसरीली रिलाई करना है क्या? रिलाई नहीं करना है कंपलसरीली कभी भी, तो इसके लिए क्या है, सीधा नो वाला ऑप्शन अपना करेक्ट रहता है, ठीक है। नो, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट कंपेल्ड टू यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर नॉट कंपेल्ड मतलब ठीक है, इसको जरूरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है। इस एस 600 रिक्वायर द प्रिंसिपल ऑडिटर टू असेस, एस 600 क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि आप असेस करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कॉम्पिटेंट ऑडिटर वर्क प्रायर टू प्लेसिंग रिलायंस ऑन सच वर्क, कि जो अप्रोप्रिएटनेस है कंपोनेंट ऑडिटर की वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब अपन किसी उसके किसी वर्क पे रिलायंस कर रहे हैं उससे पहले अपने को अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है, ठीक बात है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अपन ने क्या मीटर, कितने मीटर पढ़ लिए? ठीक है, सेकंड मीटर पे आ जाते हैं। सेकंड मीटर क्या है ना, 50 करोड़। एक मिनट देखने देना मुझे, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन अपन डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अर्पन फिल्म्स है ना, मैनेजमेंट जो था अर्पन फिल्म्स का, जो कि पेरेंट कंपनी अपने केस में, रिकनसाइल्ड इज बैलेंस विथ द कस्टमर्स एंड वेंडर्स एट एन इंटरिम पीरियड। रिकनसाइल किए इसके कस्टमर्स और वेंडर्स के बैलेंसेस को, है ना, इंटरिम पीरियड में। इंटरिम पीरियड आपको पता है ना, लेस देन 12 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है।
शुभ एंड लाभ LLP ऑल्सो डिसाइडेड टू सेंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट टू द कस्टमर। शुभ और लाभ जो थे वो ऑल्सो डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट भेज देंगे डिफरेंट कस्टमर्स को, एंड वेंडर्स टू कंफर्म देयर बैलेंस एज द ईयर एंड। ठीक है, तो शुभ एंड लाभ सोच रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मांग लेंगे, तो हम कुछ वेंडर्स को और कुछ कस्टमर्स को क्या करेंगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज देंगे ताकि आप क्या करो, हमको कंफर्म कर दो। विद द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अलोस असेस टू बी लो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्होंने जो असेस किया है वो लो है। द टॉप 15 पार्टीज कंप्राइजिंग 5% ऑफ कस्टमर एंड 7% ऑफ वेंडर्स। जो टॉप 15 पार्टीज है जिसमें 5% कस्टमर आ रहे हैं और 7% वेंडर आ रहे हैं, वर सेलेक्टेड टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इज द सैम्पलिंग स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट। तो इन्होंने जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बनाई है ना कि 15 पार्टीज को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें 5% कस्टमर है और 7% वेंडर है, तो क्या ये अप्रोप्रिएट है सैम्पलिंग? ये है ना इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, आप है ना कोई सा भी ऑप्शन देखोगे ना, देखो सब में इनअप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, मतलब पहले ही पता चल रहा है कि इन्होंने क्या है ना कि सही से काम नहीं किया। अब मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट सैंपल साइज अपीयर टू बी इनसफिशिएंट। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट सैंपल साइज है ना, सैंपल साइज आपको बड़ा रखना था। मेथड्स ऑफ ए सैंपल सिलेक्शन डज नॉट अलाउ ईच आइटम इन ए पॉपुलेशन टू ए चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सारे जो पॉपुलेशन थी ना, जो सारी जो पॉपुलेशन थी 100% पॉपुलेशन, उसको इक्वल चांस नहीं मिला है सिलेक्शन का। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से क्या है ना कि लोगों को उठा लिया है कि जो 5% कस्टमर और 7% वेंडर है, जो 15 पार्टीज है उनको उठा लिया है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे रैंडम बेस पे उठाओ ना यार, सबको चांस ऑफ सिलेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उसके लिए मैटर टू अपने को पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ मैटर टू पढ़ लेते हैं। मैटर टू। अर्पण फिल्म्स लिमिटेड द पेरेंट कंपनी हिस्टोरिकली परचेस म्यूजिक राइट्स फ्रॉम संगीत लिमिटेड। मतलब अर्पण लिमिटेड जो थी वो पहले से संगीत लिमिटेड से म्यूजिक्स के राइट्स परचेस करते आ रही है ना पहले से हिस्टोरिकली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ पर एनम। जो कि अप्रोक्सीमेटली हर साल 20 करोड़ सालाना पैसे दे रहे थे इसको। संगीत लिमिटेड इज कंट्रोल बाय मिस्टर प्रशांत। संगीत लिमिटेड को कौन चला रहा था? मिस्टर प्रशांत। मिस्टर प्रशांत कौन है? अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मिस्टर प्रशांत, अरे कहाँ गया? मिस्टर प्रशांत कौन है? ये देखो, ये रह गया मिस्टर प्रशांत, है ना, वो जो मिस्टर इशू का दोस्त था, जिसको जलन मच गई थी, जिसको MD नहीं बनाया था। तो वैसा मिस्टर प्रशांत कंट्रोल करता था। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर एन एडवांस ऑफ 15 करोड़ वर गिवन टू संगीत लिमिटेड। इस साल के स्टार्टिंग में एक एडवांस दिया है 50 करोड़ का संगीत लिमिटेड को, फॉर द परचेस ऑफ म्यूजिक राइट। 50 करोड़ रुपए दिए हैं कि हम आपसे म्यूजिक राइट परचेस करेंगे। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनएडजस्टेड वुड बी रीपेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। और कोई भी रिमेनिंग जो अनएडजस्टेड अमाउंट, जैसे मान लो ना कि इस साल के स्टार्ट में मैंने आपको 50 करोड़ रुपए दिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपसे म्यूजिक कलेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरे को राइट राइट दे दो आप संगीत लिमिटेड आपके म्यूजिक का। ठीक है, तो वो आप मुझे अपना राइट दे रहे हो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मान लो कि इस साल मैंने यूज़ किया 20 करोड़ का, तो जो बचा हुआ जो अमाउंट है ना, तो अब वो जो बचा हुआ अमाउंट है, मैं कह रहा हूँ कि आप है ना एक काम करना, 5 साल में लौटाना। ठीक है, रीपेड ओवर द 5 ईयर्स। द एडवांस अमाउंट इज हाईली डिसप्रोपोर्शनेट टू द एक्सपेक्टेड परचेस अमाउंट टू बी मेड। आपको देखो ना, हर साल अपन 20 करोड़ का परचेस कर रहे हैं, तो मेरे को आपको एडवांस भी तो 20 करोड़ देने थे सामने वाले को। अब मैंने 50 करोड़ दिए हैं और मेरे को पता है कि बेनिफिट में 20 करोड़ का लूंगा ही, यानी कि जो 30 करोड़ रुपए हैं मैंने आपको बिना ब्याज के दे दिए। सीधा सीधा गणित, सीधी गणित है ना ये तो। ठीक है, एंड द क्रेडिट पीरियड इज नॉट इन लाइन विद नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। जो क्रेडिट पीरियड मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको क्या बोला, 5 साल बाद दे देना, तो वो है ना नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के हिसाब से नहीं है, मतलब इस केस स्टडी के हिसाब से और किसी को नहीं दे रहा हूँ। द इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द एडवांस वाज गिवन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू संगीत लिमिटेड। ये जो इन्वेस्टिगेशन है करी है ना, पेरेंट कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाई है, इससे क्या पता चला है कि संगीत लिमिटेड को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है थ्रू एडवांस, as it was undergoing financial distress at the end of the year. 30 crore remained unadjusted, है ना।
तो मतलब साल के एंड में 20 करोड़ का तो बेनिफिट ले लिया मैंने, और 30 करोड़ रुपए क्या कि रिमेन अनएडजस्टेड, अभी तक एडजस्ट नहीं हुए। नो इंटरेस्ट वाज चार्ज इन द अनएडजस्टेड अमाउंट, इस पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं हुआ है। तो ठीक है, ये अपने को क्या बात है, अपने को रिपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ, कहाँ रिपोर्ट करनी है? या यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। Would the advance was purchasing music right remain unadjusted as at the end of as the year end? Required reporting under the CARO clause 3। ठीक है, क्लोज 3 क्या है अपना? लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी है ना। कारो की क्लोज 3 तक मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट है अपना पीपीएन इंटेंजिबल एसेट, सेकंड आता है इन्वेंट्री का, और थर्ड आता है अपना इन लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी और सिक्योरिटीज। ठीक है, ये उसमें क्या होगा, रिपोर्ट होगा, तो हाँ बिल्कुल बात है। और रिपोर्ट में क्या लिखेंगे अपन? यस, रिपोर्ट होगा द इंटेंट वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट नॉट परचेस ऑफ गुड्स। देखो ये जो इंटेंशन जो था ना इसका, ये इसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना था और इससे गुड्स परचेस करना नहीं था। द अमाउंट ऑफ द एडवांस इन सेटलमेंट पीरियड आर एक्सेसिव एंड नॉट एज पर द नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक बात है। इट शुड बी रिपोर्टेड एज एन एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। तो ये एडवांस एज ए नेचर ऑफ लोन है, ये कोई एडवांस में पैसा नहीं दिया है, ये सीधे सीधे तरीके से एक लोन दे दिया है, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन केस सिनेरियो नंबर 5 पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आसाम टी इज ए कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ टी कप लिमिटेड। आसाम टी है एक कैश जनरेटिंग यूनिट है टी कप लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी, ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है। द यूनिट जनरेटेड नेगेटिव कैश फ्लो एंड इज एक्सपेक्टेड टू डू सो इन द फ्यूचर। जो ये यूनिट है ये नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। आसाम टी जो भी है वो कैश जनरेटिंग यूनिट है जो कि नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है एंड एक्सपेक्टेड टू डू सो इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करेगी। अकॉर्डिंगली इट शुड हैव बीन इम्पेयर्ड। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इम्पेयर्ड करना पड़ेगा। However, the cash flow projections were fabricated to avoid recognition of impairment expenses in the previous year। ठीक है, मतलब कुछ तो भी ऊपर नीचे किया है इन्होंने। There was a disagreement between the subsidiary management and its auditor। तो क्या है ना कि सब्सिडरी का जो मैनेजमेंट था और उसका जो ऑडिटर था उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया था। द ऑडिटर इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी issued a qualified opinion stating that impairment loss was under recorded। तो क्या हुआ कि जो सब्सिडरी का जो मैनेजमेंट था, ये टी कप लिमिटेड का, टी कप लिमिटेड का मैनेजमेंट और टी कप लिमिटेड का ऑडिटर, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। क्लैश किसको लेके हो गया कि भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस को सही से नहीं बता रखा। अब इम्पेयरमेंट लॉस को इन्होंने सही से नहीं बता रखा, अंडर रिकॉर्डेड बता रखा, तो इस बात को लेके ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इससे हमें क्या पता चला? फ्रॉम द कंटेक्स्ट द consolidated financial statement under statement of impairment expenses would reduce the consolidated। ठीक है, तो जो अंडर स्टेटमेंट थे इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, उसकी वजह से क्या हो गया, जो इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जो थे वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए थे अपने इसमें, मतलब जो ज़्यादा दिखने थे। तो इससे क्या हो गया, नेट प्रॉफिट अपना 1% से इफेक्ट हुआ, टोटल असेट अपनी 0.5% से इफेक्ट हुई, और नेट वर्थ अपनी 2% से इफेक्ट हुई। तो अब देखो कि एक एक या 2% का चेंजेस है, कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं है। तो ठीक है ना, अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, तो अपने को इतनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, अपन अपनी रिपोर्ट आराम से अपनी क्लीन रिपोर्ट देके चलेंगे। सुबह लाल लिमिटेड कंसिडर द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए टी कप लिमिटेड। They conclude that the audit opinion of CFS of the group company should be क्या, अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, अपने को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं। अनमोडिफाइड एज द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल टू द ग्रुप, क्योंकि जो इफेक्ट है मिस स्टेटमेंट का वो मटेरियल नहीं है, तो अगर मटेरियल नहीं है ना ग्रुप पे, तो अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, और अपन बताएंगे भी नहीं कि भाई उसने मॉडिफाई दी है, ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे, अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी केस सिनेरियो नंबर 35 अपना कंप्लीट है। और ठीक है, होप सो यू विल डू गुड योर स्टडीज।
मतलब आप अपनी स्टडी अच्छा से कर रहे होंगे और ठीक है, डरने का नहीं है, पढ़ने का है ना। सारा खेल एकदम पढ़ते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली इसी कंटेस्ट में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 25 ये काफ़ी बड़ी केस स्टडी हो गई है, काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया है। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर तो आप करो नहीं करो वो आपका कंसर्न है, बट ठीक है, सब्सक्राइब कर देना तो ठीक रहेगा थोड़ा, और लाइक भी कर देना।